अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल डी डायरेक्टर में खुश आमदीद। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम दावा तनसीख़ निकाह यानी सिंपल दावा तनसीख़ निकाह को किस तरह से तहरीर करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल डी डायरेक्टर को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि दावा तनसीख़ निकाह को किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है पार्ट 1, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद मैं पार्ट 2 भी इसका दावा तनसीख़ निकाह का मैं राइट करूँगा। उसकी वजह ये है कि जो दावा तनसीख़ निकाह है वो उसकी दो नौइयतें होती हैं। एक तो उसमें ये होता है कि एक औरत के साथ निकाह भी किए गए, उसके बाद उसके साथ शादी की गई और रुखसती भी हो गई, उसके बाद वो आबाद भी रही है, देन उसके बाद उसके बच्चे हुए और फिर उसने दावा तनसीख़ निकाह को दायर करना है अदालत में और अपनी तलाक वहाँ से अदालत से डिग्री करवानी, यानी दावा तनसीख़ निकाह को अदालत से डिग्री करवाना होता है। जबकि दूसरी नौइयत ये होती है कि एक लड़की की जो निकाह है बलूगत की उम्र में यानी अयाम नाबालिगी में उसका जो निकाह है वो किसी के साथ कर दिया जाता है, जबकि बाद में उसकी रुखसती नहीं होती। लेकिन वो बाद में जब वो बालिग हो जाती है उसके बाद वो क्या करती है, दावा तनसीख़ निकाह दायर करना चाहती है, यानी उसकी रुखसती नहीं हुई, सिर्फ निकाह है। तो निकाह की हद तक किस तरह से दावा लिखते हैं वो बाद में उसका पार्ट 2 मैं क्या करूँगा, उसको समझाऊँगा, उसको राइट करूँगा, देन उसको मैं चैनल पे अपलोड करूँगा, देन वो हमारा क्या होगा, पार्ट 2 होगा। तो फ़िलहाल जो पार्ट 1 है उसमें ये है कि एक औरत की शादी होती है, देन उसके बाद वो आबाद हो जाती है अपने शौहर के साथ, देन उसके बाद उसके बच्चे होते हैं या नहीं होते और वो फिर क्या करती है, दावा तनसीख़ निकाह दायर करती है दायर करना चाहती है। तो उसके दावा तनसीख़ निकाह को हम किस तरह से राइट करेंगे, ये आज का हमारा जो पार्ट 1 है ये हमारा इसका टॉपिक बनेगा। तो हमारे पार्ट 1 की जो वीडियो है दावा तनसीख़ निकाह की, उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग देनी है, बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब बाइख्तियारात जज फैमिली कोर्ट फैसलाबाद। मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप जिस ज़िला जिस तहसील से दायर करें दावा को आपने वो लिखनी है। तो हेड हमारा क्या बनेगा, बाअदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब बाइख्तियारात जज फैमिली कोर्ट। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल करना है, बाइख्तियारात जज फैमिली कोर्ट इस्तेमाल करना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, मुद्दइया का नाम लिखेंगे जो कि दावा तनसीख़ निकाह की डिग्री हासिल करना चाहती है, वो यहाँ पे बज़ुमरा मुद्दइया लिखी जाएगी। तो मैंने यहाँ पे फर्जी सा एक नाम लिखा है, महविश नाज लिखा है, उसकी डिटेल्स लिखी हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, मुद्दइया लिख दिया है। उसके बाद बनाम यानी वर्सेस हम यहाँ पे लिखेंगे मुद्दालह का नाम, यानी जो तलाक लेना चाहती है औरत उसके शौहर को हम बज़ुमरा मुद्दालह यहाँ पे पार्टी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आरिफ हुसैन वालिद रज़ा अली। देन उसके बाद मैंने उसकी कौम लिख दी, उसकी रिहाइश लिख दी है और देन उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे एट द एंड मैंने लिख दिया है मुद्दालह, यानी उसको बज़ुमरा मुद्दालह मैंने ऐड कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे हम अपनी हेडिंग देंगे दावा तनसीख़ निकाह। ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमारी तहरीर यहाँ से शुरू हो जाएगी। जनाबी आला गुज़ारिश हस्बे झेल है ये कि अनमुद्दइया का निकाह व शादी हमरा मुद्दा अलैह अरसा तकरीबन 8 साल कबल हुई। अनमुद्दइया हमरा मुद्दा अलैह आबाद होकर हकूक़ ज़ौजियत अदा करती रही। इस तरह फ़रीक़ैन के अज़दवाज से एक बेटा अली रज़ा और एक बेटी बिस्मा बीवी पैदा हुई। तो यहाँ पे मैं आपको ये ज़िम्मा नंबर 1 में आपको समझा देता हूँ। अगर मुद्दइया अगर बच्चे हुए हैं तो देन आपने लिखना क्या है, यहाँ पे इस तरह फ़रीक़ैन के अज़दवाज से, इस तरह फ़रीक़ैन के अज़दवाज से बच्चे हुए, बेटी हुए या बेटियां हुई, आपने यहाँ पे औलाद लिख देनी है या फिर उनके नाम आपने लिख देने हैं। उम्र भी लिखी जा सकती है। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, जो हमारी फर्स्ट लाइन है, पहला ज़िम्मन जो है मैं फिर से उसको रिपीट करूँगा, ये कि मन मुद्दइया का निकाह व शादी हमरा मुद्दा अलैह यानी उसके शौहर के साथ जिसको हमने बज़ुमरा मुद्दा अलैह पार्टी बनाया है, अरसा तकरीबन 8 साल कबल हुई। मन मुद्दइया हमरा मुद्दा अलैह आबाद होकर हकूक़ ज़ौजियत अदा करती रही। इस तरह फ़रीक़ैन के अज़दवाज से एक बेटा अली रज़ा और एक बेटी बिस्मा बीबी पैदा हुई। अगर औलाद पैदा हुई है दैन उसकी डिटेल यहाँ पे पुट करनी है। इस तरह फ़रीक़ैन के अज़दवाज से अली रज़ा और एक बेटी बिस्मा बीबी पैदा हुई। अगर पैदा नहीं हुई तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है करती रही। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लाइन जो है इसको रिमूव कर लेना है, इसको आपने नहीं लिखना। अगर औलाद पैदा नहीं हुई, यानी कभी कभी ये होता है औलाद पैदा नहीं भी होती या फिर कुछ इस तरह होता है 1-2 महीने शादी चलती है, देन उसके बाद दावा तनसीख़ निकाह दायर किया जाता है, तो उसमें तो ज़ाहिर बात है कि औलाद पैदा नहीं हुई होगी। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपना जो ज़िमन है उसको हमने क्लोज़ कर देना है। उसके बाद हमारा दूसरा ज़िमन आ जाता है। तो एक बात और बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो ज़िमन लिखे गए हैं वो कॉमन है।
जितनी भी दावे तनसीख निकाह होंगी उनमें ये लिखे जाते हैं। दूसरा ज़िम्मन पे आते हैं, ये कि मुद्दा है लूक हमरा मन मुदैया शुरू दिन से अच्छा ना रहता था। मुद्दा मन मुदैया को बिला वजह मार पीट करता व ख़र्चा खुराक पोशाक में तंगी देता और वालिदैन व रिश्तेदारों से मिलने की भी इजाज़त ना देता था। लेकिन मन मुदैया अपनी और अपने वालिदैन की खातिर हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त करती रही। यहाँ पे मैंने मिसिंग कर दिया एक लफ्ज़, अपने और अपने वालिदैन की इज़्ज़त की खातिर हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त करती रही। लेकिन मुद्दा अलैह ने अपना वतीरा ठीक रवैया ना बदला और ज़रा बराबर भी मुद्दा अलैह ने अपने आप को तब्दील ना किया। यहाँ पे हमने दूसरे ज़िम्मन में क्या देना है, उज़र देना है। कॉमन सा है ये उज़र, हर जो भी दावत तनसीख होगा उसमें ये इस्तेमाल होगा। मतलब ये है कि तकरीबन जो भी मैंने ज़िम्मन लिखे, मैंने पहले भी बताया, ये सारे ज़िम्मन जो है ये कॉमन हैं। जो भी तनसीख निकाह का दावा होगा, जिस किस्म का भी होगा, जो सिंपल दावा तनसीख होगा, उसमें ये ज़िम्मनात सारे ही ऐड होंगे। दैन उसके बाद हमारा तीसरे ज़िम्मन आ जाता है ये कि अरसा तकरीबन 1 माह कबल मुद्दा अलैह ने मान मुदैया को मार पीट कर बेसर समानी की हालत में हमरा नाबालिगान घर से निकाल दिया। यहाँ पे मैंने लिखा है ये कि अरसा 1 माह कबल, आपने अरसा देख लेना है, 2 माह लिखने हैं, 3 माह लिखने हैं, 4 माह लिखने हैं, जितना भी अरसा गैर आबादी को हो गया आपने वो यहाँ पे वो लिख देना है। दैन उसके बाद क्या करना है, मान मुदैया को मार पीट कर बेसर समानी की हालत में हमरा नाबालिगान घर से निकाल दिया। अगर बच्चे हैं तो आपने लिखना है हमरा नाबालिगान घर से निकाल दिया, अगर नहीं है तो बेसर समानी की हालत में घर से निकाल दिया। सिंपल ये लिख देना है। बच्चों वाला जो नाबालिगान वाला सीगा है आपने उसको ख़त्म कर देना, उस जुमले को हटा देना है। दैन उसके बाद लिखना है इस तरह मन मुदैया अपने वालिदैन के घर मेहनत मजदूरी करके कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रही है। ये एक कॉमन सा ज़िम्मन है, आपने इसको भी डालना है। दैन उसके बाद हमारा फोर्थ ज़िम्मन आ जाता है ये कि इस अरसा गैर आबादी में मुद्दा अलैह ने ना तो कोई आबादी की कोशिश की है और ना ही मन मुदैया व नाबालिगों को ख़र्चा खुराक दिया है। ये भी कॉमन सी लाइन है, ये भी इस्तेमाल होती, मस्ट है। दैन उसके बाद क्या आता है हमारा ज़िम्मन, पाँचवा ज़िम्मन आ जाता है ये कि मुद्दा अलैह एक आवारा और नशई किस्म का आदमी। ये हमारी जो रीज़न है, किस वजह से मैं तलाक अपने शौहर से यानी मुद्दा अलैह से तलाक लेना चाहती हूँ, ये हमने क्या करनी है, रीज़न लिखनी है। यानी मुदैया किस के ब्याह पे उसका यानी ग्राउंड कौन सा इस्तेमाल करिए, ये हमने वो लिखना है। यहाँ पे किस ग्राउंड की बेस पे वो दावा तनसीख निकाह हासिल करना चाहती है, हमारा ये ज़िम्मन लिखा जाएगा। ये कि मुद्दा अलैह एक आवारा और नशई किस्म का आदमी है। मुद्दा अलैह की गलत किस्म की औरतों के साथ ताल्लुकात हैं, चाहे नहीं भी हैं, आपने ये चीज़ लिखनी है। ये कॉमन से जुमला, तो ये गुज़र होता है जो हमने देना होता है। तो हम एक ग्राउंड क्रिएट करते हैं दावा तनसीख निकाह की डिग्री के लिए। तो ये एक ग्राउंड क्रिएट करने की जो है लाइन है, हमने इसको ज़रूर पुट करना होता है। चाहे जो मुद्दा अलैह है वो चाहे जितना शरीफ भी क्यों ना हो, तो हम उसके ख़िलाफ़ थोड़ी बहुत इस तरह की कहानी मन घड़त जो है हम घड़ेंगे दावा तनसीख डिग्री हासिल करने के लिए। तो ये वही सारी लाइन लिखी गई है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ इसको, ये कि मुद्दा अलैह एक वारा और नशई किस्म का आदमी है। मुद्दा अलैह की गलत किस्म की औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। मन मुदैया को मुद्दा अलैह के गलत किरदार और नानो नुफ़्का में थी और नजायज़ मारपीट की वजह से मुद्दा अलैह से नफ़रत हो चुकी है, जिसकी वजह से मन मुदैया हमरा मुद्दा अलैह आबाद होने की बजाय मौत को तरजीह देती है। इस तरह दावा मुदैया हकीकत पर मबनी है, माबैन फ़रीक़ैन निबाह अंदर हदूदुल अब नामुमकिन हो चुका है, इसलिए मुद्दैया डिग्री तनसीख निकाह की हकदार है। हो गया यहाँ पे हमारा उज़र हो गया। ये जो हमारा ग्राउंड बन रहा है ये हमारा पाँचवा ज़िम्मन ग्राउंड का हो गया क्रिएट। इसके बाद आ जाता है छठा ज़िम्मन, ये कि मन मुदैया ख़र्चा दानो नुफ़्का सामान जहेज़ व दीगर शराइत निकाहनामा की हद तक अलहदा दावा दिला पाने वगैरह दायर करने का हक़ महफूज रखती है। ये जो छठा ज़िम्मन है, पर मुदैया सिर्फ़ दावा तनसीख निकाह की हद तक दावा जो है दायर करना चाहती है। दैन उसके बाद उसने कोई दावा दिला पाने वगैरह अगर दायर नहीं करना है निकाह नामा की बेस पे या कोई दीगर अस्टाम वगैरह की बेस पे, अगर उसने कोई दीगर दावा वगैरह या सामान जहेज़ के हसूल के दावा दायर नहीं करना है तो ये लाइन नहीं लिखनी। अगर उसने बाद में कोई दावा लिखना है, उसका हक़ वो महफूज रखना चाहती है, तो दैन वो क्या लिखेगी यहाँ पे, ये कि मन मुदैया ख़र्चा दानो नुफ़्का सामान जहेज़ व दीगर शराइत निकाह नामा की हद तक अलहदा दावा दिला पानी वगैरह दायर करने का हक़ महफूज रखती है। ये ज़िम्मन लिख दिया जाएगा अगर बादहू वो मुदैया जो है अलहदा दावा दिला पाने दायर करने की ख्वाहिशमंद होगी। इसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, ये चंद 3 ज़िम्मन हैं, 7वां 8वां 9वां।
یہ ہمارے قانونی ضمن ہوتے ہیں، ان کو ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کہ ہر چند مدعا علیہ کو کہا گیا وہ من مدعیہ کو حسب ضابطہ طور پر طلاق دے کر آزاد کر دے، مگر مدعا علیہ نے کوئی فیصلہ نہ کر کے عرصہ 1 ہفتہ قبل طئی جواب انکار اخیر دے دی ہے، جس سے ضرورت دعویٰ ہزا لاحق ہوئی ہے۔ تو یہ جو 7واں ضمن ہے یہ کس لیے ہوگا کہ ہمیں ضرورت دعویٰ کس لیے پیش ہے، کیوں پیش ہے، کہ ہم نے وہ عذر دینا ہے کہ ہم دعویٰ جو ہے عدالت معزز میں کس بیہاف پہ دائر کر رہے ہیں، کیوں دائر کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ ضمن 7واں ایڈ کرنا ہوتا ہے، یہ کہ ہر چند مدعا علیہ کو کہا گیا، ہم نے یہ لکھنا ہوتا ہے۔ مدعا علیہ نے صاف انکار دے دیا تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے دعویٰ دائر کر کے عدالت معزز کے ذریعے ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا عذر ہوتا ہے دعویٰ دائر کرنے کا۔ دین اس کے بعد ہمارا کیا ضمن آ جائے گا، 8 ضمن آ جائے گا کہ بنائے دعویٰ و بنائے مخاصمت از روز انکار اخیر مدعا علیہ اندر حدود اختیار سماعت عدالت معزز پیدا ہوئی ہے، اس لیے عدالت معزز کو اختیار سماعت مقدمہ ہزا حاصل ہے۔ دین اس کے بعد 9 ضمن آ جائے گا ہمارا یہ کہ مالیت نالش بغیر سے کورٹ فیس بغیر سماعت عدالت معزز مبلغ 15 روپے کا ٹکٹ چسپاں عرضی دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ تو جو دعویٰ تنسیخ کی کورٹ فیس ہے وہ 15 روپے ہوتی ہے، تو ہم نے یہ کورٹ فیس کا ضمن دینا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے۔ یہ جو ہیں 3 ضمن جو ہیں یہ موسٹلی استعمال ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، اور یہ 2 ضمن جو ہیں 8واں 9واں یہ تو تقریباً سیم ہی استعمال کیے جائیں گے ہر دعوے میں، چاہے جس قسم کا بھی جس نوعیت کا بھی دعویٰ ہو اس میں یہ 2 ضمن تو ایڈ ہوں گے ہی ہوں گے لازماً۔ اس کے بعد ہماری کیا جاتی ہے، استدعا جاتی ہے۔ لہٰذا استدعا ہے کہ دعویٰ مدعی بحق من مدعی برخلاف مدعا علیہ میں خرچہ مقدمہ ڈگری فرمایا جاوے۔ دین اس کے بعد کیا کریں گے، یہاں پہ عرضے لکھ دیں گے۔ عرضے کے بعد ہم نے لکھ دینا ہے مدعیہ کا نام لکھ دینا ہے۔ دین اس کے بعد ہم نے یہاں پہ مدعیہ لکھ دینا ہے، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، بذریعہ کونسل یعنی بذریعہ وکیل، جو وکیل ایڈوکیٹ مقرر کیا جا رہا ہے، ہم نے اس کا یہاں پہ نام لکھ دینا ہے۔ یہاں پہ ساتھ میں ہم نے ایک تصدیق دینی ہوگی، ایک چھوٹی سی بیان حلفی دینی ہوگی۔ یہاں پہ ہم تصدیق کس طرح سے لکھیں گے کہ تصدیق بامقام فیصل آباد جس عدالت میں دائر کیا جاتا ہے، آپ نے بامقام وہی لکھنا ہے، لاہور ہے لاہور، فیصل آباد ہے فیصل آباد، سرگودا ہے سرگودا۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے تصدیق بمقام فیصل آباد، حلفاً تصدیق کی جاتی ہے کہ جملہ مراتب بالا تا حد میرے علم و یقین سے صحیح و درست ہیں، کوئی امر مخفی یا پوشیدہ نہ رکھا گیا ہے۔ العبد میوش ناز جو یہاں پہ لکھی گئی ہے وہ بھی یہاں پہ ہی نام لکھا جائے گا، یعنی العبد میوش ناز ہی لکھا جائے گا۔ جو ہے ہمارا پارٹ 1 دعویٰ تنسیخ نکاح کا مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں پارٹ 2 جو ہے میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا کہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو اس کا نکاح جو ہے ہمیں نابالغی میں کر دیا جاتا ہے کسی آدمی کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ، بعد میں وہ بالغ ہو جاتی ہے اور اپنا جو نکاح ہے فسخ کروانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے وہ دعویٰ تنسیخ نکاح میں کیا کیا لکھے گی، کس بیہاف پہ وہ دائر عدالت معزز کرے گی، تو اس پہ میں ایک پارٹ 2 ویڈیو بناؤں گا، اس کو بھی میں عن قریب اپنے چینل پہ جلد ہی پوسٹ کر دوں گا۔ تو مزید بھی اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل ڈی ڈائریکٹر کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔